बट वीडियो देखने से तुम्हारा फायदा भाई। ओके राइट। आज जर्मनी का यूनिफिकेशन बताया जाएगा। ओके जोल्वेरिन तो समझ में आ गया भाई सबको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। जोल्वेरिन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन आता है जोल्वेरिन से। ओके अंडरस्टूड सर। राइट यस 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 ओके राइट। अंतरिक्ष आप स्टार्ट करें जल्दी से, मैं नोट्स प्रेजेंट कर रहा हूँ। यस द रोमांटिक फीलिंग हो गई, एज ऑफ रेवोल्यूशन, हंगर हार्डशिप एंड ये मैंने समझा दिया था तुम लोगों को। ओके ओके ऑटोमन एम्पायर का कल समझाया मैंने, तो आपको एक मिनट होल्ड करो। ऑटोमन एम्पायर मैंने कल समझा दिया था कि टर्क जो थे ना वो वहां के कल पूरा बताया था मैंने। टर्क जो थे, टर्क का था, रोमन एम्पायर वाज टर्की के जो बेस लोग थे, टर्क्स बोलते हैं उनको, उनका एम्पायर था वो। और उसके ऊपर उनका जो जो एरिया था दैट वाज कंप्लीट ग्रीस। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज वेरी 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 बिग। Even all the Balkans, Kazakhstan, all these places were under Ottoman. And Ottoman were Islamic people. And the king of Turkey was also the religious king of Muslims in the entire globe. So if you remember chapter 2, we had done Khilafat movement. Anybody remember Khilafat movement chapter 2? Yes, sir. In which after World War Yes, sir. II, when Britain World War had One. defeated Turkey, they had removed that guy from his खलीफा को हटा दिया था। इंग्लिश में कैलिफ बोलते, कैलिफ हिंदी में खलीफा बोलते। और उसको बचाने के लिए खिलाफत मूवमेंट चलाया था मोहम्मद अली और मोहम्मद अली शहजाद अली कुछ नाम था, दो भाई थे, सैयद अली, उन्होंने शौकत अली। गांधी जी ने उनके साथ मिलकर बोला था हम खिलाफत में आपकी हेल्प करेंगे, आप नॉन कोऑपरेशन में हमारी हेल्प करो। तो ऑटोमन एम्पायर का तो ये कहानी है। बाद में ऑटोमन एम्पायर से 1921 में जो लड़ाई शुरू हुई इनकी ग्रीक्स की, टू टेक इंडिपेंडेंस अवे, टेक इंडिपेंडेंस फ्रॉम टर्क्स, वो फाइनली 1932 में वो आके कामयाब हो गए, क्योंकि फिर फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया सब ने उनकी हेल्प करनी शुरू कर दी ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, टर्क्स के खिलाफ, और फाइनली वो आजाद हो गई। अच्छा, इधर ये कहानी चल रही थी कि जर्मनी के अंदर काफी प्रॉब्लम चल रही थी कि लोगों को खाने वाने की दिक्कत हो रही थी, ठीक है। फ्रांस के अंदर फिर प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को। फ्रांस में फिर से एक वो ही 1830 में दोबारा से एक रेवोल्यूशन हुआ, और जो एग्जिस्टिंग किंग था वो उसे भागना पड़ा, उसकी जगह एक किंग बैठाया प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, फिलिप करके, लुई फिलिप। ठीक, अब देखते हैं आगे, थोड़ा चलते हैं। जोल्वेरिन कल में समझा दिया था। अंतरिक्ष, नाउ लेट्स स्टार्ट। या अंतरिक्ष, प्लीज रीड हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। यहां से शुरू करो। Yes, sir. Class 10. The 1830s were the years of great economic hardship in the Europe. The first half of the 19th century saw an enormous increase in the population all over the Europe. Population from rural areas migrated to the cities to live like overcrowded slums. Okay, तो overcrowded slums में क्यों आने लगे लोग? Because industrialization had come. फैक्ट्री आ गई थी, गांव में काम उतना नहीं था, तो people started moving to cities and started living in slum. What is slum? स्लम तो सबको पता है, छोटी सी बस्ती टाइप का एरिया जहां सैनिटेशन नहीं है, जहां हाउसिंग कंडीशन बैड है। लॉट ऑफ पीपल आर लिविंग इन अ वेरी स्मॉल प्लेस, स्मॉल स्पेस। या ओके ओके, एक मिनट, ये थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें एक ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। व्हाट वाज द सिलेसिया रिवॉल्यूशन? सिलेसिया रिवॉल्यूशन 1945 में हुआ था। आई जस्ट चेक व्हिच कंट्री इट वाज। आई थिंक इट इज समवेयर इन इटली के आसपास का है। कि वहां जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो फार्मर से काम कराते थे, और काम कराते थे लेकिन उनको पैसे नहीं देते थे टाइम से। तो 1845 में जब हार्डशिप बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो व्यूअर्स ने जाके कॉन्ट्रैक्टर्स को अटैक किया, उनके घरों पे लूट लिया, उनको मार दिया, पीट दिया। एंड दिस इवेंट इज नोन एज रिवोल्ट ऑफ सिलेशिया। मैं भी लोकेशन भी बता दूंगा तुम्हें इसकी। ओके, ये पढ़े एक बार, कंटिन्यू करें अंतरिक्ष।
The conditions of the worker in town was extreme. In 1845, weavers of Silesia village led a revolt against contractors. It was because contractors supplied raw material to weavers and gave them orders to finish textile but reduced their payments. On जैसे इंडिया में 4th किया, June, जैसे इंडिया में किया था अंग्रेजों ने इंडिगो प्लांटर्स के साथ, सेम टू सेम। क्या? ओके। On 4th June, a large crowd of weavers revolted and demanded from contractor for higher wages. However, these weavers were treated badly and threatened by the contractor with the help of army. ओके, नेक्स्ट। In 1948, a population of Paris revolted due to food shortage and widespread unemployment. Barricades were erected, and Louis Philippe was forced to flee. As a result, a National Assembly proclaimed a republic and gained suffrage to adult males above 21 and guaranteed them the right to work. National workshop was set up to provide employment. ओके, दिस इज हैपेंड इन फ्रांस। दिस इज हैपेंड इन फ्रांस। एक मिनट में मैं सिलेशिया की लोकेशन से अवगत करा दूं। ये पोलैंड के नीचे है, जर्मनी के साइड में है। ओके, सो देख लेते हैं एक बार, नहीं तो क्या होता है एक बार नहीं देखेंगे ना तो तुम्हारे माइंड में फिर वो बात रह जाएगी, वो इतना अच्छे से बैठेगा नहीं। सर ये चैप्टर 10 नंबर का आता है टर्म 1 में। 10 नंबर का। यहाँ कहीं है सिलेशिया, सिलेशिया ए पोलैंड। हाँ, ये देखो जनरल एरिया ये है सिलेशिया का, ये मैं देखो शेयर कर रहा हूँ। देखो ये यहाँ इधर पोलैंड है ये एरिया, ये गलत दिखाया है, नॉट सिलेशिया। गाइस जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। पोलैंड ये है सिलेशिया, पोलैंड। एक मिनट, Excuse me, sir. पोलैंड। हाँ जी। Sir, I believe each country of the Europe had some really great history according to getting linked toward these events, sir. Napoleonic Wars and all. हाँ, सभी का कुछ ना कुछ कहानी चलती रहती है। ये देखो वॉर्सा के नीचे है, ये देखो यहाँ वॉर्सा के नीचे सिलेशिया करके जगह है, पोलैंड का है। इट्स नॉट इन रशिया, एक्चुअली पोलैंड के पास। ये देखो ये रहा, ये पोलैंड के साउथ में है वॉर्सा। वॉर्सा के नीचे साउथ में, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रेवोल्यूशन हुआ। कॉन्ट्रैक्टर्स पैसे देते थे, जैसे अंग्रेज करते थे इंडिया के साथ, तो एडवांस तो देते लेकिन बहुत कम पैसे में सामान मतलब लेते थे, उनका सामान उठाते थे। तुम बोलोगे सर ऐसा क्या, फिर फार्मर मना कर दे, फार्मर को क्या फर्क पड़ता, मना कर दे अगर इतने में, फिर खाएगा कैसे? बाकी फार्मर्स कर रहे हैं ना, तो उसको भी करना पड़ेगा, नहीं तो ही विल डाई ऑफ हंगर। तो वो चाहते थे कि सबका रेट ऊपर आ जाए। ये हो गया। उसके बाद फ्रांस के अंदर सिचुएशन वाज रियली बैड, फूड प्राइसेस वर गोइंग अप, पीपल आर नॉट गेटिंग फूड। तो 1948 में फ्रांस के अंदर 1848 में फ्रांस के अंदर फिर रेवोल्यूशन हुआ, लुई फिलिप को भागना पड़ा वहां से। और अब क्या हुआ, प्रोविंस फिर से वापस जो वहां की जो नेशनल असेंबली थी उसने ज्यादा पावर ले ली। राजा तो भाग गया, ज्यादा पावर ले ली। तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार लोगों को काम देने के लिए हम वर्कशॉप सेटअप करेंगे। नेशनल लेवल पे वर्कशॉप सेटअप किए गए जहां लोगों को काम दिया गया ताकि उनकी कुछ अर्निंग हो सके। ओके, सात्विक, भरत ये अपना रवि आ गया क्लास में? रवि 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 आप पढ़ेंगे। रवि प्लीज रीड। सर शेयर। या तो नेशनल असेंबली ने ये कर दिया, और साथ में नेशनल असेंबली ने सबको सफरेज दे दी, यानी 80 एनी मेल अबाउट 21 ईयर्स, चाहे उसके पास लैंड हो या ना हो, उसको वोटिंग का राइट मिल गया। ओके, नाउ लेट अस सी। ओके, अच्छा एक मिनट होल्ड करना। ओके, होल्ड करो दोस्तों। अभी मैं ना तुम लोगों को अभी यहाँ पे जर्मनी का रेवोल्यूशन बता देता हूँ और जर्मनी का यूनिफिकेशन बता देता हूँ साथ के साथ। दोनों की चीजें तो एक्चुअली क्योंकि जॉइंट है, कंबाइंड है, तो तुम लोगों को समझ में आएगा, अदरवाइज ऐसे पढ़ते रहोगे तो नहीं आएगा समझ में।
ये छोटा रेवोल्यूशन मैंने सिलेशिया का जानबूझ के डिटेल में नहीं कवर किया, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। सिलेशिया पोलैंड के साउथ में है, वहां पे 1845 में वीवर्स ने रेवोल्यूशन किया था। क्यों रेवोल्यूशन किया था कि कॉन्ट्रैक्टर उनको कम पैसे में काम करवाते थे, एडवांस देके उन्होंने तोड़फोड़ करके मारपीट कर दी थी। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमारा है, 4 जून 1948 को फ्रांस के अंदर नहीं 4 जून उसका है, सिलेशिया का है। 1948 में पेरिस के अंदर रिवोल्ट हुआ, जहां पे लुइस फिलिप को भागना पड़ा, और जो जनरल असेंबली थी उनकी, उन्होंने पावर लेके वर्कशॉप सेटअप कर दिया पूरे देश में। पहला पॉइंट वर्कशॉप सेटअप किया, और दूसरा पॉइंट दिया कि सारे मेल्स को वोटिंग राइट थी। ठीक, ये 2 मेन छोटे पॉइंट थे, इनको याद रखना, वीडियो से याद रखना। ओके, अब मैं बात करता हूं तुम लोगों से जर्मनी की रीयूनिफिकेशन की, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 3-4 नंबर के क्वेश्चन जरूर फंसने चाहिए। Okay, so like I said, Germany had a number of 300 states थे। उन 300 states को नेपोलियन बोनापार्ट ने 39 प्रोविंसेस में कन्वर्ट कर दिया था। प्रोविंसेस बेसिकली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थी वो, राइट। ये फ्रांस था यहाँ पे, तो इसने अटैक किया अपना, फ्रांस से क्या, प्रूशिया, दिस जनरल एरिया, एंड ऑस्ट्रिया हियर। ये ये सब के सब जर्मन स्पीकिंग एरियाज हैं। यहाँ है चेक, यहाँ है स्लोवाकिया, बल्गारिया नीचे, इधर भी कुछ जर्मन स्पीकिंग पीपल थे। उसमें जो हिटलर का काम रोल आएगा तब बताऊंगा, अभी अभी के लिए इतना है। ऊपर भी कुछ है रिलेशनशिप। 300 states into 39 province। ओके, यहां डेनमार्क है यार, और डेनमार्क के अंदर 2 रीजन है। एक का नाम है शेशबर्ग, शेशविग, ये नॉर्थ में है, और साउथ में एक जगह है, इसका नाम होल्स्टाइन। ये 2 जर्मन स्पीकिंग स्टेट है, जर्मनी के हिस्सा थे ये। बाद में डेनमार्क ने इनको कैप्चर करने की कोशिश की 68 में, फिर उसके बाद क्या रिजल्ट हुआ देखेंगे। अब ये तो होगी ज्योग्राफी, राइट। और एक तुम्हें बात बता दूं, रूसिया जो है डायनेस्टी का नाम था हो हेन जॉलवर्न। जॉलवरिन जो वर्ड आया यहां से आया था। हो हेल जॉलवरिन डायनेस्टी है ये, एम्पायर मतलब इनका, जैसे जैसे जहाँ हैशबर्ग है, इधर सेवॉय है, वो है जोलजनबर्ग। 1415 से ही इनका राज चल रहा था इधर इसमें, और 1918 जब वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हार गया, तब तक इन लोगों का काम चलता रहा। ओके दोस्तों, हुआ क्या, क्योंकि ये 300 स्टेट थे, इनमें यूनिफिकेशन का तो कुछ था नहीं, थोड़ा बहुत कर दिया नेपोलियन ने, और ये छोटे छोटे स्टेट बटे हुए सब ऐसे बटे हुए थे। तो जब नेपोलियन ने इनको हरा दिया, नेपोलियन डिफीट्स German states, as a result German states combine to fight Napoleon Bonaparte. When did this happen? This happened in 1813, and there was a battle. The battle is known as Battle of Leipzig, Leipzig, Liepzig. Hitler lost. अब जो हिटलर हिटलर नाम क्या है? Napoleon. बोनापार्ट, अब बोनापार्ट। तुम लोग भी ना इतना दिमाग लगा रहे हो कि सर नेपोलियन बोनापार्ट कह रहे हो आप।
हिटलर तो भी पैदा भी नहीं हुआ, हिटलर तो पैदा हुआ था 69 में, 89 में राजा, 69 में गांधी जी पैदा हुए थे। ओके, तो इन छोटे छोटे स्टेट्स को लगने लगा कि यार ये ऐसे तो काम नहीं चलेगा, जैसे हमें कोई भी मार देगा आके, तो हम साला इकट्ठे हो जाते। तो इन्होंने इकट्ठा होने की प्रक्रिया शुरू कर दी दोस्तों। ओके, उसके बाद 1815 में पूरा ही हार गया और वियना कांग्रेस हो गई, वियना की कांग्रेस होगी। जब वियना की कांग्रेस हुई तो उस वक्त ऑस्ट्रिया बहुत बड़ी पावर था, क्योंकि ऑस्ट्रिया का ही तो था वो ड्यूक मैटरनिक, जिसने सबका बंटवारा कराया, सबको मिलजुल के करा, बोला हाँ भाई ऐसा करेंगे। इनका डोमिनेंस था, ये डोमिनेंट था इस वक्त, ऑस्ट्रिया डोमिनेंट। डिफरेंट कलर नाउ, ये डोमिनेंट कंट्री है देखो। अब इनके अंदर, दोनों के अंदर पावरफुल चल रहा है, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया में बराबर इन पर पावरफुल चलता रहेगा। डोमिनेंट ये है इस वक्त 1815 में डोमिनेंट। ओके, ठीक है, तो यहां तक की कहानी बड़ी छोटी। 300 स्टेट थे, 300 स्टेट में जब नेपोलियन बोनापार्ट ने इनको अटैक किया, इनको प्रोविंस में बांटना शुरू कर दिया, इन लोगों को गुस्सा आना शुरू हुआ। इन्होंने बोला साला हम ऐसे लड़ते रहेंगे जिंदगी भर एक दूसरे से, तो हम लोग चलो इकट्ठे हो जाते हैं। एक मिनट रुकना, अभी ठीक है क्या मैं अंतरिक्ष विराज? हाँ ठीक, ओके। सो उन्होंने कहा साला हम ऐसे लड़ते रहेंगे, इकट्ठे होने शुरू किए। इकट्ठे करे हो गए, एक बार जब लड़े बोनापार्ट से, तो साथ में दूसरे कंट्री तो हेल्प कर ही रहे थे, रशिया और फ्रांस और यूके वगैरह, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लगने लगा था कि बोनापार्ट को तो कोई रोक नहीं पाएगा, तो साला पूरा का पूरे नेशनल मतलब वर्ल्ड लेवल के एम्बिशन लेके आया है। तो यहाँ हार गया ये, लाइप्जिग में हार गया, और उसके बाद 1815 में वाटरलू में हार गया, और वियना कांग्रेस के अंदर उसका बैंड बजा दिया गया। वाटरलू और वाटर दोनों एक साथ है, पता नहीं क्या अजीब सा नाम है। ओके, नाउ ये हो गया। अच्छा, और इसके साथ साथ जैसे ही नेपोलियन गिरा, नेपोलियन के गिरने के साथ ही जर्मनी में नेशनलिज्म की फीलिंग आनी शुरू हो गई। बड़ी लंबी कहानी है, थोड़ा टाइम लगेगा, नेशनलिज्म की कहानी आ गई। नेशनलिज्म की कहानी आने के बाद जर्मनी के अंदर एक कॉन्फेडरेशन बनाएगी ना। तो बोलोगे सर व्हाट इज कॉन्फेडरेशन? कॉन्फेडरेशन में नंबर ऑफ कंट्रीज कम टुगेदर, जैसे यूएसए के अंदर एक यूनियन टाइप की है, सारे के सारे स्टेट्स इकट्ठा आ गए, नॉट कंट्रीज, स्टेट्स। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे मिल जाते हैं एक दूसरे को, उसको कॉन्फेडरेशन बोलते हैं। सो नेशनलिज्म हो गया, एक जर्मन कॉन्फेडरेशन बन गई। जर्मनी में एक रिवर है, इसका नाम है राइन, ऐसे बहती है। नेपोलियन के टाइम पे भी यहाँ 16 जो स्टेट थे वो एक कॉन्फेडरेशन का हिस्सा थे, उसका नाम था राइन कॉन्फेडरेशन। राइन के आसपास के सारे जो स्टेट थे उन्होंने एक मिलकर ग्रुप बनाया हुआ था अपना। So there was one place also name as Rhineland. हाँ, तो ये जो इस रिवर के आसपास के एरिया को राइनलैंड कहते हैं। इट्स वेरी रिच इन मिनरल्स एंड इट इज द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ जर्मनी इवन टुडे। इतनी कारें वारें बनती हैं, सब वहीं बनती है। Understood, sir. सो ये हो गया, और इन्होंने इस जर्मन कॉर्पोरेशन बनाई, इसका एक अजीब सा नाम रखा, तो इसका नाम था, वो जर्मन में एक्चुअली इसका एक्सटेंशन है बन और बुन, जो भी बोलो। ओके, और इनकी जो पार्लियामेंट थी इस कॉन्फेडरेशन की, एक पार्लियामेंट बनाई गई, उस पार्लियामेंट का नाम था डाइट, DIET। ये इस पार्लियामेंट का नाम दे दिया गया इन्होंने, ठीक है। तो हम कहां तक पहुंच गए? 1815 के बाद जर्मनी के अंदर क्या हालात है हमने देख लिया। अब तक हम वो हमने पढ़ा था फ्रांस का था कि 1830 में वहां पे बगावत हुई, दोबारा से लुई 18 को हटा के लुई फिलिप को बैठाया गया। तो 18 ईयर्स बाद उसको फिलिप को भागना पड़ा, वहां खाने की दिक्कत होगी, और जो वहां की नेशनल असेंबली थी उसने सारा का सारा अपने हाथ में पावर ले ली, वोटिंग राइट दे दिए, और साथ में वर्कशॉप वगैरह सेटअप कर दिए। बीच में एक सिलेशिया का थोड़ा सा रिवोल्ट वो भी देख लिया, ठीक है, जो कि पोलैंड के नीचे। ओके भाई, यहाँ तक क्लियर है? भव्या, कार्तिक सिरोही, अंतरिक्ष, सात्विक, सार्थक, सब लोग बोलो। Understood, sir. विराज, अंतरिक्ष, हाँ, सब लोग कंफर्म करो मेरे को। अचिंत्या, सो फार सो गुड? Yes, sir. Yes, sir. यस, ओके। भव्या की आवाज नहीं आई अब तक। Yes, sir.
भव्या को तो आज लग रहा पीट पीट पाट के बिठाया पापा ने। ओके भैया, अब आगे चल रहे हैं। देखो तो उसके बाद क्या होता है, देखो ये दोनों के दोनों रिलेटेड है ना, तो दोनों कवर हो जाएंगे। ओके, तो डाइट बन गई। लेकिन अभी भी किसके पास पावर ज्यादा है? डायग्राम छोटा सा बना देता हूँ इधर। डायग्राम छोटा सा बना, ये जर्मनी मान लो, ये प्रूशिया और ये ऑस्ट्रिया इधर नीचे। ओके, सो ये द ईयर फॉलोइंग 1815 ऑस्ट्रिया इज डोमिनेंट। ऑस्ट्रिया इज अप, मतलब ऑस्ट्रिया ऊपर है पर प्रूशिया नीचे है। लेकिन अब क्या होता है दोस्तों, जर्मन स्टेट्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। जर्मन स्टेट्स फाइट amongst themselves. Reason? Anybody can think of any reason? Catholic For the power, sir. Catholic versus Protestant. Protestant. Prussia prefer Protestant. मैंने कल भी एक बार तुम्हें बताया था क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। प्रोटेस्टेंट दोनों, हाँ जी Sir, what is the basic key issue, sir, between the Protestants and Catholics? मैंने समझाया था, समझा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। Sir, Anybody who can tell? I explained this Northern completely. Ireland में भी हुआ था। हाँ, मैंने समझाया था क्यों हुआ था, बताऊंगा। अभी इसको खत्म करने दो। मैं अच्छे समझाया था कि कैथोलिक जो पुराना धर्म है, रोमन धर्म है, रोमन कैथोलिक धर्म जो है वो पुराना धर्म चलता आ रहा है। इसके अंदर प्रीस्ट के पास पावर होती है। प्रीस्ट गलत काम करने शुरू कर दिए उन्होंने लोगों के सिन माफ करने शुरू कर दिए पैसे देके, उनको पार्डन बेचनी शुरू कर दी। बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है इधर उल्टा काम हो रहा है, यानी गरीब आदमी की पार्डन नहीं मिलेगी और अमीर आदमी पार्डन मिल जाएगी। एक नए धर्म की शुरुआत हुई, क्रिश्चियनिटी के अंदर नया सेक्ट शुरू हुआ, बोलते प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट ये कहते हैं बाइबल इज द ओनली ट्रुथ। कैथोलिक कहते नहीं, जो प्रीस्ट कह रहा है वो भी ट्रुथ है। तो प्रोटेस्टेंट्स आर मोर प्रोग्रेसिव एंड मोर मॉडर्न, कैथोलिक्स आर पीछे। कैथोलिक कहते नहीं, प्रीस्ट की भी चलनी चाहिए, ठीक है लॉर्ड ने तो बोल दिया खोल दिया, बाइबल को जैसे मर्जी अपना निकालना है आंसर, ये निकाले कैथोलिक प्रीस्ट। प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि नथिंग डूइंग, हर बंदा जो है भ्रष्ट हो सकता है, करप्ट हो सकता है, तो अपन सिर्फ बाइबल को मानते हैं, ये फर्क है। तो भाई 30 साल तक 30 ईयर वॉर हुआ इनका, 30 ईयर वॉर बिटवीन जर्मन स्टेट, आपस में लड़ते रहे। उसके बाद क्या हुआ, अच्छा तो ऑस्ट्रिया मैंने बोला कैथोलिक था, और कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स होते हैं, और ये प्रोटेस्टेंट प्रूशिया वाले प्रोग्रेसिव लोग थे, आगे बढ़ने वाले थे। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि प्रूशिया मॉडर्न था, प्रोग्रेसिव था, इन्होंने अपनी आर्मी पे काम करना शुरू कर दिया। तो स्ट्रॉन्ग आर्मी, साथ में इन्होंने काम करना शुरू किया इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, मॉडर्न होना शुरू किया, मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। So as a result of these three things, ये राइज करना शुरू कर दिया। मीनवाइल ऑस्ट्रेलिया जर्मनी के अंदर क्या हो रहा है, एक रोमांटिक फीलिंग आ रही है। कल हमने डिस्कस किया था रोमांटिसिज्म बोलते हैं, रोमांटिसिज्म अबाउट द नेशन। वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रोमांस नहीं है, ये कंट्री वाला रोमांस है, जो भगत सिंह वाला रोमांस है। ओके, इसके अंदर बहुत सारे लोग हुए, जो ग्रिम ब्रदर्स हुए, उन्होंने सारी फोक सॉन्ग्स और फोक स्टोरीज कलेक्ट करना शुरू कर दिया। फोक स्टोरीज, कल हमने एक और बंदे का नाम पढ़ा था, क्या नाम था उसका, उस बंदे ने बताया डेस फोक, द पीपल, डेस वॉक प्रोनाउंस्ड एज फोक, द पीपल, ये कॉन्सेप्ट एक आ गया, एक कॉन्सेप्ट ये आ गया, एक कॉन्सेप्ट ग्रिम ब्रदर्स की बुक्स आ गई। ये सारे पॉइंट्स हैं आपके जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनेंगे। एंड इसके बाद एक बंदा था, उसका नाम अभी डिटेल बता दूं, अदरवाइज का नाम था हॉफमैन।
हॉफमैन। इस बंदे ने एक सॉन्ग लिखा था, डूशलैंड ओवर एलिस। इसका मतलब था जर्मनी अबव एल्स, जर्मनी अबव एल्स। ये नेशनल एंथम है आज भी, अबव एल्स, अबव एल्स, एवरीथिंग, अबव एवरीथिंग। ये जर्मनी का नेशनल एंथम है आज भी। तो जर्मनी के अंदर एक फीलिंग आने लगी कि हम एक कंट्री, एक नेशन, हम तो एक नेशन हैं, हम किसी राजा के अंडर में अलग अलग टुकड़ों में बट के नहीं रहेंगे। ओके, देन व्हाट हैपेंस, 1840 के अंदर, 1814 में 1848 में जो भी लिबरल्स थे उन्होंने रिवोल्यूशन कर दिया। और रिवोल्यूशन कहाँ किया? फ्रैंकफर्ट करके, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जर्मनी का, फ्रैंकफर्ट। इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस के बाद ये लोग सारे इकट्ठे हो गए सेंट पीटर्स चर्च में। वहां कांग्रेस बुलाई गई, सेंट पीटर्स चर्च, फ्रैंकफर्ट। और आई थिंक 800 प्लस लोग थे जो कि रिप्रेजेंटेटिव थे लोगों के, 800 प्लस रेप्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रेप्स ऑफ पीपल। और पहली बार हुआ कि पैन जर्मनी, पूरी जर्मनी, पैन जर्मनी एक रिप्रेजेंटेशन आई लोगों की तरफ से, सारे इकट्ठे मिलके, और इन्होंने अपनी एक जनरल असेंबली टाइप की बना ली। ओके, अब असेंबली तो बन गई। अब यहाँ राजा कोई मेन राजा नहीं है। ये जो कहांगे जर्मनी के लोग, ये जर्मनी वाले, इनके पास कोई मेन किंग नहीं है। तो इन्होंने सबसे पहले मैटरनिक को बोला, यहाँ पे मैटरनिक पावर में आ गया था, यहाँ पे ही हैड द कंप्लीट पावर है। सो इन्होंने मैटरनिक को बोला कि भैया तुम मैटरनिक, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, असेंबली बना रहे हैं, क्राउन तुम्हें दे देते, तुम राजा बने रहना, लेकिन रूल हमारे हिसाब से चलोगे। मैटरनिक ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि जो लिबरलिज्म है वो इविल है। इविल तो सब लोग समझते हैं ना, शैतान है, रूप का रूप है वो भगवान का उल्टा इसको बोलते हैं। ये सत्यनाश है, इविल है, इसको मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, इसने बात नहीं मानी। ये गए प्रूशिया के राजा के पास। प्रूशिया का राजा उस वक्त था फ्रेडरिक विलियम फोर। फ्रेडरिक, मैटरनिच तो ऑस्ट्रिया का, सबको याद पता है ना बात, तो ऑस्ट्रिया। ये गए फ्रेडरिक विलियम फोर के पास। इसको बोला भैया राजा ले बन जा तू। ही रिफ्यूज्ड। तुम बोलोगे सर इसने क्यों रिफ्यूज कर दिया? इसको लगा कि यार राजा बनूं और इनके चक्कर में पड़ा रहूं, इनके उंगलियों पर नाचता रहूं, रेस्ट मेरी लिमिटेड पावर रहेगी। मना, रिफ्यूज्ड। व्हाई? बिकॉज ऑफ लिमिटेड पावर। अब बड़ी परेशानी की बात यह हो गई कि 1848 का जो फ्रैंकफर्ट का जो रेवोल्यूशन था लिबरल्स का, उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। कमी क्या थी? जितने भी लिबरल थे ये लोग थे अपना मिडिल क्लास के लोग, प्रोफेसर, वो लॉयर, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स। इनकी जो पॉलिसी थी उसमें वर्कर और फार्मर इंक्लूड नहीं थे। तो वर्कर और फार्मर ने धीरे धीरे इनसे किनारा करना शुरू कर दिया। उस वक्त तो शुरू में तो मदद करी, लेकिन जब देखा कि साला ये लिबरल तो हमारी तो हेल्प कर ही नहीं रहे, तो अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, तो धीरे धीरे ये जो लिबरल्स की जो पावर का होल्ड था वो वीक हो गया। अब देखो क्या होगा। ओके, अच्छा, अब तुम लोगों को ध्यान होगा कि इफ यू रिमेंबर, फ्रांस, इटली, एटीन 1815 में नदर्न इटली का जो एरिया था, ये नदर्न इटली का एरिया
जिसके अंदर मैंने बताया था जिनोवा, मोडेना और टस्कनी। यहाँ लोम्बार्डी करके जगह, लोम्बार्डी। लोम्बार्डी का बॉर्डर ऑस्ट्रिया से मिलता है। ऑस्ट्रिया के पास ये पूरा का पूरा एरिया दे रखा था, तुम्हें ध्यान होगा। नदन इटली इनको दे दिया था, याद है, कल ही तो पढ़ा था हमने। क्यों अचिंत्य ध्यान है? 1815 में हमने बोला था बेल्जियम को दे दिया था, उसको हॉलैंड को दे दिया था, और पोलैंड रशिया को दे दिया था, नदर्न इटली इनको ध्यान आ गया। नदर्न इटली, तो नदर्न इटली में अभी किसका राज है? ऑस्ट्रिया का राज है। ऑस्ट्रिया, जब हम इटली का यूनिफिकेशन तब पढ़ेंगे तब तुम देखना, इटली के अंदर जैसे यहाँ पे प्रूशिया के अंदर वो था, बिस्मार्क था, ओटोमान बिस्मार्क। यहाँ एक बंदा था, उसका नाम था काउंट कुमूर। काउंट कुमूर इमैनुअल II के साथ मिलके ये प्राइम मिनिस्टर था वहां का। इसका असली नाम कुछ था, बट ये कुमूर करके एक जगह का नोबेल फैमिली से था, नाम काउंट कुमूर। तो काउंट कुमूर ने क्या किया, इसने बात करी फ्रांस से, तो भैया तो हमारी हेल्प कर दे, हम इसको एरिया को अपने आजाद कराना चाहते हैं, इटली का एरिया। तो फ्रांस ने कहा तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो कुमूर ने यहाँ अपने बंदे भेज के लोम्बार्डी के लोगों को बोलना शुरू कर दिया, तुम पागल हो साले, तुम इटालियन हो, इनके खिलाफ बगावत करो। अब जब भड़काना शुरू कर दिया तो ऑस्ट्रिया से मैसेज आया कुमूर के लिए कि भाई तू इनकी यहाँ उंगली करना बंद कर दे, नहीं तो हम अटैक कर देंगे तेरे ऊपर। तो कुमूर ने कहा कर दो, अटैक कर दिया। 18 जब अभी ये इटली वाले में भी आएगा यूनिफिकेशन पॉइंट। 1859 में इटली ने, अब जब मैं इटली बात कर रहा हूँ पूरा इटली शामिल नहीं है, वो पाइडमोंट और सर्डानिया का जो किंगडम है वो शामिल है। इटली डिफीट्स ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया वीक होना शुरू होगा, देखना। इटली डिफीट्स ऑस्ट्रिया विद हेल्प फ्रॉम फ्रांस। अभी तो बताया मैंने फ्रांस के टाइम यहाँ जो राजा था उसका नाम था नेपोलियन III राजा था। एक नेपोलियन गया तो दूसरा आ गया। हाँ जी, was he the generation from Napoleon, sir? Was नहीं, Napoleon his ancestor? नहीं, उसकी जनरेशन का नहीं था, ओके, उसकी फैमिली का नहीं था, अलग ही फैमिली का था कुछ, नेपोलियन। ओके, अच्छा भैया, ऑस्ट्रिया हार गया लड़ाई में। ऑस्ट्रिया के लोगों को गुस्सा आना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रिया के अंदर पॉपुलर अनरेस्ट शुरू हो गया। पॉपुलेशन अनरेस्ट बोल दो, पॉपुलेशन अनरेस्ट बोल दो। लोगों को गुस्सा आने लग गया। लोगों ने क्या चल रहा है साला, हमारे कंट्री की बेइज्जती हो रही है, क्या फालतू का राजा है। और वहां राजा था फ्रेंच जोसेफ, जो ऑस्ट्रिया का राजा था। इस बात ही एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इसने एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, राज चलता रहा थोड़े टाइम तक इसके बाद। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हुआ, इसी डेवलपमेंट के साथ एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया। वो डेवलपमेंट क्या था दोस्तों, कि प्रूशिया के अंदर एक पुराना किंग हुआ करता था, जिसका मैंने अभी नाम बताया था तुम लोग, जिसने बोला कि मेरे को नहीं चाहिए गद्दी। क्या नाम बताया था यार? तो याद नहीं करोगे ना, नाम याद नहीं रखोगे तो मुश्किल होगा। मेटरनिक तो ऑस्ट्रिया का था। पहले मेटरनिक ने मना किया, उसके बाद दूसरे बंदे को बोला, प्रूशिया के राजा को, कि दादा यहाँ जर्मनी है, दादा तुम बन जाओ किंग। विलियम, हाँ वेरी गुड। प्रूशिया का किंग था फ्रेडरिक विलियम IV को ही गद्दी सौंपने का इरादा किया गया था कि दादा तुम बन जाओ, ले लो क्राउन ले लो। उसने कहा था मैं तो नहीं बनूंगा, ये मर गया। और इसके बाद जो नया किंग आया, न्यू किंग, उसका नाम था विलियम I। तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, साले उल्टे पुल्टे नाम रखते थे, वही बाप का नाम वही बेटे का नाम, विलियम I। तो विलियम I जो था मॉडर्न ख्याल का था भाई, ये बंदा मॉडर्न था। ओके, तो इस बंदे ने क्या समझदारी दिखाई, इसको एक बंदा मिला, बहुत फेमस डिप्लोमेट था, वो कई कंट्रीज में सर्व कर चुका था। उसका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क इज नोन एज द फाउंडर ऑफ जर्मनी। पहले पूरा नाम लिख रहा हूं। तो इसने अपना प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया,
is now Otto van Bismarck. बहुत बड़ा नाम है ओटोमन बिस्मार्क, OVB। ओटोमन बिस्मार्क के बारे में दो चार बात बता दूं। ओटोमन बिस्मार्क जो था वो रियल पॉलिटिक्स में बिलीव करता था। वादा कर लो जब जरूरत पड़े, और जब जरूरत पड़े तो तोड़ दो। दिस इज कॉल्ड रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक, प्रैक्टिकल, कनिंग, सब कुछ। आगे चलने से पहले इसकी फोटो दिखा दूं क्योंकि बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें समझने के लिए जर्मनी का यूनिफिकेशन। इस बंदे की फोटो देखना बहुत जरूरी है। देखो या तो वन, जैसे मैंने टाइप करना किया अपने आप ही आ गया। ओके दोस्तों, इसकी फोटो दिखा देता हूँ पहले। बहुत बड़ा नाम है इस बंदे का। जर्मनी ने काफी अपने शिप्स के नाम इसके ऊपर डाल रखे, इसके नाम से डाल रखे शिप्स। हाँ ये गाइस, कैन यू सी बिस्मार्क? ये तो इसकी बूढ़े की फन की फोटो है, मतलब थोड़ा सा उम्र के बाद की है। यंग जब ये इसने शुरू किया था अपना काम, तब तो ये बहुत ये 1890। He also participated in World War II, sir. नहीं यार, वर्ल्ड वॉर 2। अरे यार कमाल कर रहे हो तुम भाई। साला हम 1848 की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ 1839 में। Yes, sir. बिस्मार्क का, अच्छा मैं समझ रहा हूँ क्यों कंफ्यूज हो रहे हो तुम राज। बिस्मार्क करके जर्मनी का एक बहुत बड़ा शिप था जिसको कि अमेरिका ने बड़ी मुश्किल से सिंक किया था, मतलब बहुत फाइट करके बाद सिंक किया था। वो बिस्मार्क जो शिप था उसको बैटल शिप बोलते हैं, वॉर शिप बोलते हैं, बल्कि इतना बड़ा शिप था वो इसी के नाम पे था, बिस्मार्क। Yes, sir. ओके तो भैया बिस्मार्क को देख ले इसकी। हाँ ये देखो, ये बहुत सुंदर सी पेंटिंग, ये तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो, ये फोटो जो है भाई, ये एक्चुअल फोटो है। अब देखो इसके लिए जिसमें तुम्हें इंट्रोडक्शन दे दूं कौन कौन बैठा हुआ इधर। ये है नेपोलियन 3, फ्रांस का हारा हुआ राजा। इसकी कुर्सी देख लो कैसी है, और कहाँ बैठा पीछे। और यहाँ बैठा हुआ है ओटोमन बिस्मार्क, आगे तन के एकदम। ये कब है? जब 1871 में जर्मनी को पूरी तरह से यूनाइट कर दिया गया था। ठीक है, ये देख लिया। आगे चलते हैं। तो बिस्मार्क का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आपको बताएंगे बिस्मार्क ने कैसे कैसे क्या क्या किया, कितना चतुर इंसान था ये। तो भैया बिस्मार्क ने कहा चलो अभी मुझे मेरा सबसे बड़ा टारगेट क्या है। इसका टारगेट क्या था? ऑब्जेक्ट, टारगेट लिख रहा हूं मैं। टारगेट इसका था जर्मन यूनिफिकेशन। अब यूनिफिकेशन बोले तो क्या? यूनिफिकेशन बोले तो प्रूशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, और ये दो स्टेट यहाँ के। थोड़ा बहुत यहाँ चेक रिपब्लिक तो तब तक नहीं आया था, वो तो हिटलर गया था वहां पे। इतना बड़ा एक कर दूं तो जर्मन यूनिफिकेशन हो जाए। लेकिन क्या जर्मनी एक डेमोक्रेटिक स्टेट बने? नो 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 नो। जर्मन यूनिफिकेशन अंडर प्रूशियन एम्परर। एम्परर कौन? विलियम वन। ये टारगेट लेके ओटोमन बिस्मार्क चला था। 20-25 साल लगे इसको अपना टारगेट हासिल करने में। 20 साल तो लग ही गए कम से कम, लेकिन इसने अचीव कर लिया। किया कैसे देख। यहां तक कोई डाउट दोस्तों? कार्तिक सिरोही, कार्तिकेयन, भव्या, रवि, Sir, अंतरिक्ष, was he? भास्कर, Sir, was he? हाँ जी, was he? Yes, sir. Sir, was he very loyal to the Prussian king, sir? या ही वाज वेरी लॉयल टू राइट। लास्ट में भी जब ये पूरा जर्मनी को यूनिफाई कराया तो ये खुद उसका प्राइम मिनिस्टर ही बना रहा, चांसलर ही बना रहा, एम्परर उसी को बनाया, लेकिन पावर सारी इसी के हाथ में थी। एक हम कार्टून देखेंगे कि पार्लियामेंट, एक कार्टून बना था उस वक्त, एक बंदे ने कार्टून बनाया कि पार्लियामेंट के अंदर बिस्मार्क के हाथ में हंटर है, हंटर। बिस्मार्क ऐसे हंटर चला रहा है और जो पार्लियामेंटेरियन है वो डेस्क के पीछे छुपते हुए घूम रहे हैं ऐसे करके। इतना इसका, इतनी पावर थी बिस्मार्क के पास। अच्छा अब देखते हैं। All right, friends, let's go further. So now Bismarck doesn't care for parliament, क्योंकि पार्लियामेंट तो चुन के आई थी ना,
इसके ऐसी पार्लियामेंट का क्या मतलब है? कुछ नहीं समझ में आता, डज नॉट केयर अबाउट पार्लियामेंट। लेकिन इसके रास्ते के कुछ रोड़े रोड़े थे। वो रोड़े क्या क्या थे? सबसे पहले इसके रास्ते के जो रोड़े थे वो थे लिबरल्स। लिबरल्स जो थे वो सोशलिज्म में बिलीव करते थे कि सबको जो है बढ़ना चाहिए यार, सबको थोड़ा है, सबको मिलना चाहिए, ऐसे तो ये गलत कर रहे हैं। लिबरल थे, सोशलिज्म को फेवर करते थे। इसने सबसे पहला काम किया, जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी रशिया में, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी रशिया में, रशिया वाले से इन्फ्लुएंस होके जर्मनी में बनी थी, उसको बैन कर दिया। बैन लगा दिया उस पर। तो वो लोग सर लिबरल तो पागल हो गए होंगे। नहीं, इतना समझदार था, इसने सोशलिस्ट पार्टी तो बैन कर दी, बट सोशलिज्म के प्रोग्राम चला दिए। सोशलिज्म का प्रोग्राम चलाया इसने, फर्स्ट सोशलिज्म, फर्स्ट प्रोग्राम इन यूरोप। और उस जमाने में, उस टाइम पे क्या क्या फैसिलिटी देनी शुरू करी लोगों को, देखो। फर्स्ट, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, कुछ उसको एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरा, ओल्ड एज पेंशन। जब इसने ये प्रोग्राम शुरू किया तो लिबरल तो इसके साथ हो गए, बोला बल्ले बल्ले यार, बिस्मार्क इतना बड़ा बंदा है यार, हम तो गलत सोच रहे थे इस बंदे को। दूसरा, उसमें ना सेटी पे ऐसे करके रखा, हाँ। उसके बाद तो लिबरल को सेट कर दिया, ओके। अब इसने क्या किया, अच्छा दूसरा क्या है, लिबरल जो थे ना एक काम और के खिलाफ थे। लिबरल्स कहते थे कि दिस इज नंबर 1 स्टेप, दिस इज नंबर 2 स्टेप। लिबरल चर्च की पावर के खिलाफ थे। लिबरल कहते थे ये गलत हो रहा है, चर्च सारी पावर अपने पास रखता है, लोगों को दबाता है, ये करता है। तो इस बंदे ने ही अपोज चर्च, तो ओटोवन बिस्मार्क अपोज चर्च। और जब जर्मनी यूनिफाई भी हो गया, उसके बाद भी लड़ाई चलती रही। 1871 में यूनिफाई हो गया था, 87 तक ये स्ट्रगल चलता रहा। तो जब इसने चर्च को रिफायर किया तो लिबरल्स और ज्यादा हैप्पी हो गए। उन्होंने कहा यार ये तो बंदा बिल्कुल यही सेट बंदा है, यही चाहिए हमें। ओके। उसके बाद जो दूसरे लोग सॉरी सोशलिस्ट को ऐसे हैप्पी कर दिया, लिबरल्स के साथ चर्च का काम करके हैप्पी कर दिया। और लिबरल्स को हैप्पी करने का एक और काम किया इसने। लिबरल थे कौन? मर्चेंट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और ये सब लोग जिनको उससे फायदा हो रहा था। तो ही इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन। नंबर 3 पॉइंट, ही इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। So liberal happy, liberal खुश। अब बस सबको सेट कर दिया, सारी दुनिया खुश। फोर्थ, किंग आर्मी इज इंक्रीजिंग। राजा की आर्मी बढ़ रही है, ऐसे आ रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, नए नए हथियार आ रहे हैं। सो किंग हैप्पी। फिफ्थ, इंडस्ट्री brings jobs, मिडिल क्लास हैप्पी। सारी दुनिया खुश है बिस्मार्क से, इतना बढ़िया काम कर रहा बंदा, बहुत मेहनत करता था, बहुत काम किया इस बंदे ने। ठीक, अब अगले स्लाइड में दिखाऊंगा तुम्हें अभी गेम प्लान, और गेम प्लान किस तरह से बनाया, गेम प्लान उसको 10-15 साल के अंदर एग्जीक्यूट करके दिखाया। देखता हूँ, आई होप कि मेरे को आज खत्म कर पाऊँ इसको, ताकि कल से रीडिंग करके क्लोज की तरफ चले। तो मेरे को वीकेंड पे क्लास रखनी पड़ेगी दोस्तों। आई एम विद यू, कीप ऑन वर्किंग हार्ड।
ठीक है, खासकर जिनका डीपीएस वालों का एग्जाम है ये सब, तो ये खत्म करके आई वांट टू कीप इट एक्स्ट्रा फॉर योर डाउट्स आल्सो। बिस्मार्क ने सबको खुश कर रखा है। अब बिस्मार्क का प्लान देखो। आर्मी को तो पावरफुल बना ही लिया, अब क्या करेगा? गेम प्लान ऑफ Otto von Bismarck. Step 1, capture smaller states. थोड़ा सा बना दो उधर, ये होगा नहीं आज। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल कंटिन्यू करूंगा इसको। सेकंड, डिफीट ऑस्ट्रिया। जर्मनी, रूसिया, ऑस्ट्रिया, दो स्टेट जो इनके बॉर्डर पे थे, स्लेस्विग एंड होल्स्टाइन। तो स्टेप 1, इन दोनों को कैप्चर करो वापस, क्योंकि डेनमार्क ने इनको इन पे अटैक करके इनसे ले लिया था, जर्मनी से ले लिया था। तो कैप्चर स्मॉलर स्टेट्स, डिफीट ऑस्ट्रिया। नंबर 3, प्रोजेक्ट फियर ऑफ अटैक इन ऑस्ट्रियन पॉपुलस। क्या होगा, आप ऑस्ट्रिया को हरा भी दो, पॉपुलस, आप ऑस्ट्रिया को हरा दो और ऑस्ट्रिया के लोगों के ऊपर अटैक करके उनको कैप्चर कर लो या उन पे शासन जमा लो, पर फिर भी ऑस्ट्रिया के लोग आपके खिलाफ विरोध करते रहेंगे, आपसे इंटीग्रेट नहीं होंगे। ये समझ थी इस बंदे को। तो उसने बोला ऐसा करूंगा, इनके अंदर में डर बिठाऊंगा कि तुम्हारे पर कोई तीसरा बंदा आके अटैक करने वाला है, और वो कौन है? So project fear of attack in Australian people of an attack from a third power. थर्ड पावर कौन है? फ्रांस। Defeat France and by doing all this, यहां से लेके यहां तक का पूरा काम करके यूनिफाई जर्मनी। क्या क्या किया आपने? स्टेप 1 में ये दोनों ले लिए, स्टेप 2 में ऑस्ट्रिया को हराया, स्टेप 3 में ऑस्ट्रिया के लोगों को बोला भाई साले तुम्हारे पर अटैक करने वाला है ये फ्रांस, ठीक है, हम तो यहाँ है, हम क्या करेंगे? तो बोला तुम पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा तो इस पे ये अटैक करेगा। ऑस्ट्रिया को 7 वीक के अंदर हरा दिया था इन्होंने, जब फाइट हुई थी, लड़ाई हुई थी, 7 वीक के अंदर ऑस्ट्रिया इतना मजबूत कर लिया था बिस्मार्क ने अपनी आर्मी को। 7 वीक के अंदर, लड़ाई पहले सालों चलती थी, 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल, 100 ईयर तक चलती थी लड़ाई। बंदे 7 वीक में हरा दिया, 2 महीने का भी टाइम मिले। तो ये सारा स्टेप कर दिया था इसने 1971 में। 1871 में विलियम वन की ताजपोशी पता है तुम्हें कहाँ हुई थी? विलियम वन वाज डिक्लेयर्ड द एम्परर ऑफ एंटायर जर्मनी। पेरिस से 15 किलोमीटर बाहर एक महल है, दिस इज कॉल्ड पैलेस ऑफ वर्साइस। पैलेस ऑफ वर्साइस वो जगह है जहां फ्रांस का राजा रहता है, जहां पहले लुई 16 रहता था, फिर बाकी सारे लोग रहते रहे और नेपोलियन 3 आ रहा।
तो इसने क्या किया, नेपोलियन III को हराया फ्रांस के 1971 में, और उसको बोला विलियम वन को कि महाराज आपकी ताजपोशी यहाँ नहीं होगी जर्मनी में, हम आपकी ताजपोशी करेंगे उस महल में जो कि राजा का, जर्मनी के राजा का महल है, एम्परर का महल है, ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए कि जर्मनी अब एक हो गया है और आप जर्मनी के नए एम्परर हैं। ये बाकी की जो थोड़ी सी कहानी बीच में है वो कल सुनाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर अभी कुछ और उतार चढ़ाव आने बाकी हैं, ज्यादा लंबी नहीं है, और फिर होने लगी। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर तुम्हें कुछ खास नहीं, बस मैं इटली वाला बताना है, वो भी समझ में आ जाएगा। आई एम होपिंग कि सैटरडे शायद मैं क्लास ना लूँ, और संडे की क्लास थोड़ी लंबी रख के आपके ये चैप्टर और बाकी डाउट जितने सब क्लियर करूँ, सो दैट यू गाइस आर रेडी फॉर मंडे टेस्ट, स्पेशली डीपीएस, एंड बाकी सबका तो फायदा होगा। Okay, before I finish, Ashi, doubt? Sarthak, Antariksh? No doubt, sir. No doubt. Okay, no doubt. Ravi, Bhavya, Karthik, No, sir, Bhavya? no doubt there. Okay, Bhavya भैया? Sir, no doubt, sir. Karthik, no doubt. कार्तिकेय, अचिंत्य, कंफर्म करो यार सब लोग मिलकर। कार्तिकेय? No doubt, sir. No doubt. No, Hussain sir, no सात्विक? No doubt. अचिंत्य भाई? No doubt, sir. No doubt. No doubt. विराज? अचिंत्य? No doubt. Okay, Viraj, no doubt? Okay, guys, please make the notes as per the way I've done it on the board. Do watch the video. I'll try to put it as fast as possible so that you can watch it in today night or tomorrow morning. And tomorrow, let's continue. तो ये पुराने तीनों पुरानी वीडियो है ना, फटाफट फटाफट देख के उनको सीक्वेंस बना लो। ये चैप्टर के 10 में से 10 नंबर कहीं जाने नहीं चाहिए। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू, Evening, see you sir. tomorrow. Bye bye guys. Thank you, sir. Sir. Bye Bye. bye 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 bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye guys. Bye. चल 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 जल्दी जल्दी अभी।